साथियों, आप सभी का स्वागत है पीएससी अड्डा पर। तो आज हमें डिस्कस करना है 2016 का जो भूगोल का पेपर है उसके 3 मार्कर पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो हमेशा एक तरह हम शुरुआत में 7 प्रश्न लेते हैं एंड देन सेकेंड पार्ट में हम 8 प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। तो फटाफट से मैं बिना किसी देरी के शुरुआत करता हूँ। और प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं आपको पता भी होगा कि भूगोल में आप पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का इनका तरीका काफ़ी अलग है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा था 2016 एमपीपीएससी में जीएस पेपर का जो फर्स्ट होता है उसका जो सेकंड पार्ट होता है उसमें ये पूछा जाता है। तो पहला उन्होंने पूछा था, प्रश्न था कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार की अवस्थिति आपको बतानी है। देखिए, जब भी अवस्थिति की बात आए मतलब वो ये पूछना चाहते हैं कि भौगोलिक रूप से इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, वहां पर क्या स्थित है, किस चीज के लिए फेमस, उससे कोई सेंस नहीं निकलता इनको। बस उसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर है, बस यही पूछा जाता है कि आसपास क्या विशेषता है जो भौगोलिक रूप से आपको बतानी है। तो यहाँ पर अगर आप 3 पॉइंट बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहला तो यह पठार मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश 2 राज्यों में स्थित है। तो आपको पता होगा कि बुंदेलखंड यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश में यह उत्तरी क्षेत्र में मध्य पठार के पूर्व, ठीक है, तथा मालवा पठार के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यानी कि मध्य प्रदेश में किस तरफ है, तो मध्य प्रदेश में जैसे कि यहाँ पर मैंने थर्ड का जो पॉइंट है उसमें तो मैंने एक छोटा सा मैप बनाकर ही बता दिया है कि वह कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जब हम बात करेंगे तो नॉर्थ, ठीक है, साउथ में, तो उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर इस जगह उत्तरी क्षेत्र में मध्य भारत पठार के पूर्व। तो ये मध्य भारत का पठार आपको पता होगा यहाँ, तो इसके पूर्व, और यहाँ पर मालवा पठार के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, ये हमने बता दिया है। और थर्ड पॉइंट में हमने एक छोटा सा मैप बनाकर ही बता दिया कि बुंदेलखंड का पठार यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर जब आप डायग्राम और थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी दिखाते हैं तो फिर कोई इश्यू नहीं होता है कि आपके नंबर कहीं पर कटेंगे। तो बुंदेलखंड की अवस्थिति हम कुछ इस प्रकार से बता सकते थे। दूसरा प्रश्न था क्रेटर झील किसे कहते हैं, सिंपल सा प्रश्न था उनका। तो इसको 3 मार्कर में आपको लिखना है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि जब ज्वालामुखी के मुख पर काल्डेरा निर्मित होने के पश्चात मुख अवरुद्ध हो जाए तथा उसके भीतर पानी जमा हो जाए तो क्रेटर झील बनती। तो आपको पता होगा कि जो क्रेटर झील है मोस्टली ज्वालामुखी का जो मुख है ये अगर बाद में बंद हो जाए और यहाँ पर इस वाले हिस्से में अगर पानी जमा हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर झील। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोनार झील जो है महाराष्ट्र की, वो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो 3 लाइन में हम इसे आसानी से लिख सकते हैं क्रेटर झील के बारे में कि क्रेटर झील किसे कहते हैं। अब एक और प्रश्न था इनका तीसरा, और ये काफी घुमाने वाला प्रश्न था कि अगर किसी ने जियोग्राफी पढ़ा हो लेकिन डीप में ना पढ़ा हो तो फिर ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड उनके लिए दिक्कत कर जाते हैं। ये जो प्रश्न था इनका सोरिक स्थिरांक, या जिसे सौर स्थिरांक भी कहते हैं और इंग्लिश में सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं। एक बात मैं आपसे खास ख्याल के रूप में कह रहा हूं कि आप पेपर जरूर डाउनलोड कर ले अपने लेवल पर, और जब कभी आपको प्रश्न ना मिले तो उसका इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न का जो उत्तर है वह आसानी से मिल सके। बहुत सी बार होता है कि हमें इंग्लिश कीवर्ड पता होते हैं लेकिन जो हिंदी कीवर्ड है वो हमें नहीं पता होते हैं। इसमें जो दे रखा है सौर स्थिरांक, जब आप ज्योग्राफी में सूर्य तप का टॉपिक पढ़ते हैं वहां पर आता है सौर स्थिरांक, उसके प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। तो सौर स्थिरांक किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की धरातल पर प्रति 1 सेकेंड तक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की ऊर्जा की मात्रा। यानी कि अगर ये पृथ्वी है और सूर्य से अगर जो प्रकाश गिरता है तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर हिस्सा माने और इस पर अगर 1 सेकेंड तक प्रकाश गिरता है तो उससे जितनी ऊर्जा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, सौरिक स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान 1.92 कैलोरी सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये सौरिक स्थिरांक है। हालांकि ये पृथ्वी के संदर्भ नहीं, सब चीजों के संदर्भ में काम करता है ये, और भी चाहे कोई भी वस्तु उसके संदर्भ में भी काम करता है। ठीक है, तो हालांकि जब हम जियोग्राफी पढ़ रहे तो हमें पृथ्वी के संदर्भ में ही इसको बताना पड़ेगा। चलिए, अगला प्रश्न इनका था कि जलवायविक जो आपदा है वो क्या है, क्लाइमेट डिजास्टर इन्होंने पूछा था। तो देखिए, जलवायविक जो आपदा है, जलवायु परिवर्तन के कारण ही जो आपदा आ रही है उसे ही हम क्या कहेंगे, जलवायविक आपदा, यानी कि क्लाइमेट डिजास्टर। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न वे समस्याएं जिनका प्रभाव धीमा किंतु परिणाम दूरदर्शी एवं घातक होता है, जलवायविक आपदा कहलाती है। यानी कि अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में चर्चा करनी। ठीक है, बाढ़, भूकंप या जो हिमस्खलन है, ज्वालामुखी है, ये जलवायु आपदा के अंतर्गत नहीं आते, प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में गौर करेंगे साफ लिखा है क्लाइमेट डिजास्टर।
ना। तो जो जलवायु परिवर्तन से जो आपदा उत्पन्न हो रही है उनके बारे में चर्चा करनी थी। हालांकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डेफिनेशन भी लिखा है, वरना आपका उत्तर यहीं से स्टार्ट होता है। जलवायु का आपदा के प्रकार, तो वर्षा में असमान वितरण, जैव विविधता पर प्रभाव, तापमान में वृद्धि, हिमनदों का पिघलना, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो आपको पता होगा कि जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इस कारण से जो ग्लेशियर व तेजी से पिघल रहे हैं, तापमान असंतुलित हो रहा है, ठीक है, वर्षा का फिर असमान वितरण होने लग गया है, मरुस्थल में ज्यादा वर्षा होने लग गई है और वे क्षेत्र जहां पर ज्यादा होती थी वहां पर कम होने लग गई। तो ये सारे आएंगे आपके जलवायु का आपदा में, ना कि बाढ़, भूकंप, स्खलन वगैरह। इस चीज का आप खासकर ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न उठाऊंगा और काफी अच्छा प्रश्न था, इसमें तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं रहेगी, डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू हम समझ लेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य के चारों स्थित राज्यों के नाम बताएं और मध्य प्रदेश की अक्षांशी और देशांतर विस्तार बताना। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा हर चीज को लिखें, आप बढ़िया से एक एमपी का मैप बनाएं। शायद मेरा उतना अच्छा बना नहीं होगा, अभी मैं भी प्रैक्टिस पे चल रहा हूं, लेकिन कोशिश करें कि आपको एमपी और भारत का मैप तो बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो कम से कम मेरी तरफ से एक होमवर्क ही मान के चले कि रोजाना अपनी कॉपी में एक एमपी का मैप आप जरूर बनाएं। तो चारों ओर जितने भी राज्य थे हमने वो लिख दिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और इसका जो अक्षांश विस्तार 21, 6, 26, 30, 74, 9, 82, 48 ये भी हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे ऐसा सोचे कि मैंने कुछ लिखा नहीं है तो आपने सीधा समझा दिया है, और ऐसे में ज्यादा संभावना होती है कि आपको और अधिक नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगली मैं बात करता हूं, सर क्रिक क्या है ये पूछा है इन्होंने। तो ये भारत भूगोल के अंतर्गत ही इन्होंने पूछा है। तो सर क्रिक आपको पता करा होगा, तो सर क्रिक के बारे में बता देते हैं कि सर क्रिक भारत एवं पाकिस्तान के मध्य 96 किलोमीटर एक लंबी ज्वारी एस्चुरी है जो गुजरात के कच्छ एवं पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सीमा साझा करते हैं, सीमा विवाद है, ठीक है। तो ये जो सरक्रिक है, सरक्रिक का जो एरिया है खासकर गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में आता है, वहां पर सरक्रिक उपस्थित है और भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय भी है, ठीक है। तो यहां पर सरक्रिक में आप इतना लिख सकते थे। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और सरक्रिक आपको आसानी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक अच्छा प्रश्न था इनका कि जो अंतिम प्रश्न भी है कि मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई विकास के प्रतिकूल कारक क्या है। मतलब इनका कहना यही था, प्रश्न में पूछा इन्होंने था कि क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में इतनी सारी नदियां होने के बावजूद भी नहरों का वितरण इतना अच्छा नहीं है जितना कि आपको यूपी, पंजाब, हरियाणा में देखने को मिलता है। तो खासकर अगर इसका एक मेन रीजन है तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि पहला तो मध्य प्रदेश में भौगोलिक असमानता, जैसे सतपुड़ा, अरावली। तो मध्य प्रदेश में चाहे नदियां बहुत हो, लेकिन यहाँ पर सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल जैसे क्षेत्रों में आप नहर नहीं बना सकते। यूपी, पंजाब, हरियाणा में बनाने के कारण है कि वो मैदान है, जबकि मध्य प्रदेश का अधिकांश तो हिस्सा जो है पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इस कारण से पहाड़ों को काटकर नहरों का विकास करना संभव नहीं हो पाता। दूसरा है कि वनों की अधिकता जो है, ठीक है। तो वनों की अधिकता भी है, तो आप बहुत सारे पेड़ पौधे काट कर या बहुत सारे वनों से आप नहर ले जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो वनों की अधिकता भी एक कारण इसमें हो सकता है, प्रतिकूल कारक। और तीसरा है शासन प्रशासन की गंभीरता न होना। तो ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर नहर विकसित हो सकती थी, लेकिन हमारा कि यह सरकार या शासन प्रशासन जो है खासकर नहर से सिंचाई को लेकर गंभीर नहीं है। तो ये 3 कारक थे कि मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक क्या है। तो साथियों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको क्वेश्चन और इनके आंसर कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारा प्रोत्साहन होता है। और फिर आगे भी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 2016 के पार्ट 2 के रूप में, जहां पर हम बात करेंगे 3 मार्कर की। ये जल्दी सब समाप्त हो जाएंगे 2018 तक के, तो उसके बाद हम आएंगे 10 मार्कर। चले वीडियो, तो दोस्तों सॉरी फॉर दैट, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।